हेलो एंड वेलकम। हम यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2023 में हैं और इंडिया का यहाँ पर ज़बरदस्त फोकस है। लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इंडिया एंड हाउ इंडिया इज बिकमिंग द शाइनिंग ब्राइट स्टार फॉर एवरीबडी। बिल्कुल हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस हियर, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड यू कैन सी विद मी इज द मिनिस्टर who is representing India at this global stage, Smriti Irani ji, Minister for Women and Child Development. Thank you, ma'am. It's lovely to have you. And आपका ये डावोस में पहली बार है, but आपने लोगों से जो बात की है और इंडिया की जो एक थीम यहाँ पर बनी है, I think it's almost like it's beginning to look like an India Economic Forum. क्या रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? How are people looking at India? मैं एक्चुअली डावोस में मंत्री के नाते पहली बार आई हूँ, बट आई वाज क्वाइट लकी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2015 में मुझे यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया था। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती, बट मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप दो कॉन्टेक्स्ट से अपने देश के प्रति लोगों की भावना को देख पाते हैं। एक, जब आप YGL हैं, इसका मतलब कि देश विदेश में और विशेषतः विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी आपके राष्ट्र को किस दृष्टिकोण से देखता है वो जानने का आपको मौका मिलता है। एक बार आप मंत्री बन जाते हैं तो बात करने का तरीका, एंगेजमेंट का लहजा सब बदल जाता है। तो क्योंकि दोनों कॉन्टेक्स्ट में मैं भारत के प्रति रिप्रेजेंट भी किया, लेकिन भारत के प्रति लोगों की भावनाओं के परिवर्तन को देखा है। अब 2015 का मतलब 2014 में नई सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बनना, उस वक्त लोगों की क्या धारणा थी भारत के प्रति। तब आपको याद होगा एक करप्शन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन न सिर्फ एक हिंदुस्तान में मुद्दा था, पर विश्व भर में लोग हिंदुस्तान को जब देखते थे तब कहते थे कि एक ऐसी सरकार है 2014 से पहले हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म में नहीं मानती, जो पॉलिसी पैरालिसिस को परिभाषित करती है। एक ऐसी सरकार थी तब यूपीए के कार्यकाल में जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दृष्टिकोण था कि आप ना रिफॉर्म कर सकते हैं, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था, और साथ ही जो आपकी पोटेंशियल है वो चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं था। तत्पश्चात मोदी सरकार के आगमन के बाद जब मैंने रुख लोगों का बदलते देखा, कॉन्वर्सेशंस को बदलते देखा, मैं ये नहीं कह रही कि अचानक ओवरनाइट हो गया, ये भरोसा टाइम लगता है। भरोसा दो चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित कर दी। एक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या लाता है? एक, कि क्या उस पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इतना दमखम है कि वो रिफॉर्म लेकर आए। क्योंकि अगर कोई अपने पैसे, अपना अनुभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हिंदुस्तान लेकर आए तो उन्हें एक प्रकार की एक ऐसी गारंटी चाहिए कि आपकी लीडरशिप फर्म है, आपकी लीडरशिप स्टेबल है, डिसाइसिव है। वो तो दूसरा छंद होता है कि स्टेबल है कि नहीं। मोदी सरकार ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आई 19 में भी, 14 में भी ये सफर जब शुरू हुआ, तो एक वो टिक मार्क हो गया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये एक स्टेबल सरकार है और इस सरकार के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सरकार रिफॉर्म, ईज ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ों को ना देखे। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने कहा कि हम ईज ऑफ लिविंग को भी एक मुद्दा बनाएंगे, जो कभी कहीं भी किसी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में चर्चा का विषय ही नहीं था। और 2014 में इसको चर्चा का विषय बनाना अपने आप में एक अनोखी खूबी थी भारत की। हमने क्या किया, लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते तो कहते हैं हम नई फैक्ट्री कैसे खोलेंगे। मोदी सरकार ने कहा आप सिर्फ इसको एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की दृष्टि से ना देखें कि आप फैक्ट्री खोल के क्या करेंगे, आप ये भी देखें कि आपके आगमन से स्किल में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपके आगमन, हाँ, आप, इसीलिए पहली बार स्थापना हुई स्किल्स मिनिस्ट्री की, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं थी। हम बार बार कहते थे डिग्निटी ऑफ लेबर, लेकिन क्या हम डिग्निटी ऑफ लेबर को एडमिनिस्ट्रेटिवली परिभाषित करते थे? हम कहते थे कि हाँ काम को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या हम कहते थे कि एक प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, मिस्त्री को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी और उससे उसको और नए कामों में उसके इजाफा होगा? ये सब नहीं होता था। तो एक स्किल बेस्ड इकोनॉमी की शुरुआत मोदी सरकार ने की। फिर चर्चा हुई कि ठीक है, आपने स्किल्स को रिकग्नाइज़ कर दिया, आपने लीडरशिप आपकी स्टेबल है, इसको रिकग्नाइज़ कर दिया, आप बताएं रिफॉर्म आप क्या करेंगे। तो रिफॉर्म के वो कौन कौन से अलग अलग विषय हैं जिसके ऊपर मोदी सरकार ने काम शुरू किया। कंप्लायंस बर्डन इंटरनेशनली कहा जाता था बहुत है,
कंप्लायंस बर्डन को मोदी सरकार ने रिड्यूस किया। दूसरा, डिजिटल एक्सेस के माध्यम से मोदी सरकार ने 2-3 चीज़ें स्थापित की। ट्रांसपेरेंसी की जो अपेक्षा थी लोगों की, अब ट्रांसपेरेंसी मोदी सरकार ने कैसे स्थापित की? कहा कि एक काम करें, हर गरीब हिंदुस्तानी का बैंक का खाता खोल दें, ताकि भारत की तिजोरी से अगर पैसा गरीब के लिए टैक्स पेयर देता है वो गरीब तक पहुंचे। तो 440 मिलियन लोगों का बैंक अकाउंट खोलना ये कोई आसान बात नहीं है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में बहुत। और आप स्केप सोचिए, 440 मिलियन लोगों का पहली बार बैंक का खाता खुलना, 130 करोड़ लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। और वहीं पर लीकेजेस क्या आपने पकड़े, 8 लाख करोड़ का लीकेज आपने 8 वर्षों में बंद कराया। और वो उसका अगर आप डॉलर टर्म्स में क्वांटिफाई करें तो कम से कम 800 बिलियन होता है या 80 बिलियन होता है, 80 बिलियन डॉलर्स जो लीकेज था आपके सिस्टम में, उसको आपने कर्टेल किया। तो एफिशिएंसीज आई, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी लीडरशिप की, ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी एंड एफिकेसी, ये सारे छंद जो आपको चाहिए थे इन्वेस्टर को ये बताने के लिए कि आप आ रहे हैं, आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, ट्रांसपेरेंट, क्लीन, सेफ एनवायरनमेंट, भरोसे के साथ। बट मैम, क्या वाकई लोग इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं? क्या कॉन्वर्सेशंस में ये बात उठती है? देखिए, 2 चीज़ें हो रही हैं। पैंडेमिक की वजह से हिंदुस्तान की पोटेंशियल अंतर्राष्ट्रीय धरा पर अब प्रतिस्थापित हो गई है। क्यों कह रही हूँ ये? हमने टफ टाइम्स में 5-6 चीज़ें दिखाई। एक, और आज मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में यूनाइटेड नेशंस से, न्यूयॉर्क से प्रतिनिधि बैठे थे। देखिए, जब पैंडेमिक हुआ था तब हिंदुस्तान सिर्फ 55,000 सालाना पीपी सूट्स इंपोर्ट करता था। हमारे पास ना रॉ मटेरियल था, ना मशीन थी, ना लोग थे, ना कंपनी थी। ठीक है, 70 साल की आज़ादी में आपकी एक कंपनी, एक मशीन नहीं थी पीपी सूट बनाने की। ठीक है, आपने क्या किया? WHO ने कहा भाई ये आपके मापदंड है, इसके आधार पे आपको पीपी सूट बनाना है। दुनिया ने कहा रे सप्लाई चेन बंद हो गई है, कैसे होगा? लॉकडाउन हो गया है, मूवमेंट नहीं हो रही है, आप बनाओगे कैसे? हिंदुस्तान ने कहा हम बनाते हैं, चलो। मार्च के पहले सप्ताह में हिंदुस्तान ने क्या किया? पूरी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, और तब मैं टेक्सटाइल मंत्री थी, हम लोग इकट्ठे आए, हमने कहा भाई करना क्या है, मटेरियल है क्या? हमने फगवाड़ा में मटेरियल मिला। उस औरत को हमने फ़ोन किया, हमने कहा मैडम आपके पास मटेरियल है? कहती लेकिन मटेरियल को टेस्ट कैसे करोगे? मैं तो यहाँ फगवाड़े में बैठी हूँ, लैब एक ही है, कोयम्बटूर में है। हमने पुलिस वाला भेजा, मटेरियल उठवाया, फिर वो पुलिस वाले ने आके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो सामान दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमने प्लेन की व्यवस्था कराई कि भाई नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, उसको फ्लाई डाउन किया कोयम्बटूर, लैब खुलवाया कि टेस्ट करो। वो टेस्ट हुआ, 2 दिन बाद हमने कहा अच्छा टेस्ट ठीक हो गया। हमने कहा हाँ जी, अब इंडस्ट्री को कैसे बोलें? हमने कहा कोई बात नहीं, काम करते हैं, तुम्हारे पास अगर एक लैब है, कहते हैं मैडम अगर आपको ज़्यादा टेस्ट करना होगा तो एक लैब से कैसे होगा? हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या हमने में डिफेंस को फ़ोन किया, हमने कहा सर क्या हमको और लैब मिल सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, और DRDO ने 11 लैब्स टर्न अराउंड कर दी। कहा चलो, और कितने में समय में की? 1 हफ्ते में। ठीक, 11 लैब सडनली आपके पास देश में हो गए 1 हफ्ते में। आपने अचानक 1 हफ्ते में रॉ मटेरियल ढूंढ लिया फगवाड़े में, जहाँ वहाँ रहा। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? सरकार और इंडस्ट्री ने पार्टनर किया। मैंने 1 रुपया नहीं दिया सब्सिडी का उसमें। अच्छा, 1 रुपया नहीं। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा मशीन नहीं आ रही, क्या करें? मैंने खुद इंडस्ट्रीज को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब आप दान देते हैं CSR में, 30 मशीन का दान दिलवा दीजिए। कहते हैं मशीन कहाँ है? मैंने कहा साहब मशीन है जापान में, सब बंद हो चुका है, लेकिन आप अगर पैसे दे देंगे तो एक छोटी सी यूनिट पड़ी है कहीं पर गुड़गांव में, उसके पास लोग हैं और उसके पास, लेकिन मशीन के पैसे नहीं है, आप दान दे देंगे? कहते हैं बिल्कुल दान दे दूंगा। हमने फिर फ़ोन किया जयशंकर जी को, हमने कहा साहब हमको जापान से 30 मशीन लाने, उनका बिल्कुल। फिर हरदीप जी को फ़ोन किया, साहब एयरक्राफ्ट मिल जाएगा? कहते हैं बिल्कुल। एम्बेसी को, सरकार कैसे काम करती है? आपकी सरकार ने एक विभाग ने कहा ठीक है 30 मशीन लानी है, लाओ, कौन हिंदुस्तानी दान देगा बताओ, किस हिंदुस्तानी को पहुंचाना है बताओ। ऐसे करके हुआ, और मार्च में 0 कंपनी थी, मई तक 1100 कंपनी हो गई। और हम जो कुछ नहीं बनाते थे, अब हम डेली का 5 लाख सूट बनाने लगे, और मई में हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड हो गए। सरकार ने 1 रुपया सब्सिडी का नहीं खर्चा, पार्टनरशिप्स। और दैट इज़ व्हाट मोदी सरकार और मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई जन आंदोलन, ये जन आंदोलन था इकोनॉमिक और हेल्थ केयर और प्रोटेक्टिव बेनिफिट के लिए। और उसकी चर्चा आज यहाँ पर होती है, क्योंकि जब देश ने ये काम किया
आप सोच सकते हैं आज अगर कोई भी जो आपका चैनल इस वक्त देख रहा है, आप जाइए अपने लोकल केमिस्ट के पास, उसके पास क्या एरिथ्रोमाइसिन है, होगी, कैल्पॉल होगा, क्रोसिन होगा, और कोई दवाई होगी जैसे सर्दी खांसी कोल्डरिन, जो भी मतलब जो यूजुअल मेडिसिन जो भी है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में और मंत्रियों को और प्रधानमंत्री कार्यालय में फ़ोन आता था देशों से, हमारे यहाँ एरिथ्रोमाइसिन नहीं, आप भेज दोगे, हम आपको अपना वेंटिलेटर भेज देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जीवन बचाना कोई सौदे का काम नहीं होता, हम अपनी देश की ज़रूरतों को पूरा करें, चले हमारे पास ये मेडिसिन हैं, हम आपको भेजते हैं। उस वक्त अगर बिजनेस देखते तो लोग कहते चले पैसा बढ़ा दो, नहीं, हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया, हमने प्रॉफिट नहीं किया, वो रिकग्नाइज हुआ। 150 देशों को आपने मेडिसिन भेजी, मजाक नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, हमने कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया। क्यों? हमने कहा वी बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसकी आज यहाँ चर्चा है, लोग बोल रहे हैं। हाँ, आपने सुना है, हाँ, दिल से एक्चुअली हमने जो काम किया है वो लोगों को, लेकिन उसमें एक चीज हो गई जो किसी ने सोचा नहीं था। सालों साल तक हिंदुस्तान में अगर आपको किसी न किसी गंभीर बीमारी के लिए इंजेक्शन चाहिए होता था, वो बाहर से आता था, आप देशों की लाइन में लास्ट में मिलते थे। साहब जब आपका पोलियो हो जाएगा फिर आप हमको देना इंजेक्शन, फिर हम अपने बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे, तब तक बच्चे हमारे और हमारी जनसंख्या बची तो बची, भगवान भरोसे। ठीक, और मैं बहुत सरल भाषा में आज एक बिजनेस चैनल पे बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें जो जनरल पॉपुलेशन की समझने के लिए ज़रूरी है। तो हमने ऐसा किया। हिंदुस्तान के पास जब ये कोविड नाम की बहुत बड़ी गंभीर वैश्विक समस्या आई, हमने क्या किया, हम क्या कटोरा लेके किसी देश के सामने खड़े थे कि नहीं जी आप वैक्सीन बनाओ, आप हमको वैक्सीन दो। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, विषम परिस्थिति है, चलो कौन वैक्सीन हिंदुस्तान में बना सकता है। हमने बनाई, 200 करोड़ डोज डिस्पैच किया डिजिटली, हमारे देश ने उसको स्वीकार किया। कितने वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ये है वो है, जहाँ पे चिट पे लिखते थे इनको मिली है कि नहीं वैक्सीन, हमने कहा चलो हम कोविन बनाते हैं, फटाफट बनाया, वो टेक्नोलॉजी दूसरे राष्ट्रों के साथ शेयर की, वैक्सीन शेयर किया, और हमने इंडिजिनियस मतलब हमारे देश की कैपेसिटी को बढ़ाया वैक्सीन बनाने में। जो एरिया हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, कभी नहीं किया, और हमने कब किया ये एक्सप्लोर, जब मुसीबत आई थी। आई थिंक हम मुसीबत में बहुत अच्छा दिखाते हैं प्रदर्शन। आपके पास अगर अब सोचें, ये मैंने आपको पूरा चित्र दिखाया, प्रधानमंत्री ने कहा एक भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये तो वेलफेयर है, मैंने कहा नहीं, अगर आप इसका अर्थशास्त्र की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो क्या है, आपने 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया। सबसे ज़्यादा वो लोग कौन है, गरीब हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, उनके आपने इकोनॉमिक कंजम्पशन पावर को सस्टेन किया, उनको आपने वैक्सीन मुफ्त में दी, सबको दी। लेकिन गरीब के अगर आप एक परिवार में 4 लोग हैं, एक वैक्सीन की डोज 600 रुपये की है, इसका मतलब विद बूस्टर 1800 रुपये हुआ। चार इकोनॉमिक्स है, इसका इकोनॉमिक्स है। आपने उस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का 1800 रुपये 130 करोड़ लोगों को वो दिया। लेकिन गरीब के लिए वो 1800 रुपये एक इंसान के लिए, परिवार में 4 लोगों के लिए, इसका मतलब क्या है, आपने उस कंजम्पशन पावर को, परचेसिंग पावर को कंजर्व किया। बिल्कुल, और मदद कई देशों ने, जो काम है, कई देशों, और आप जब फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आप फार्मर्स के साथ एमएसपी ऑपरेशन कर रहे थे, आपने उनको प्रोटेक्ट किया कि आपने पैदावार की, आपके पैदावार को संरक्षित रखते हमने एमएसपी ऑपरेशन किया, वो उठाया और जनता को दिया। आपने फार्म कम्युनिटी को बचाया, आपने रूरल कम्युनिटी को बचाया। ये आसान बात नहीं है, और आपने 3 साल से 80 करोड़ लोगों के घर तक सामान पहुंचाया। तभी लोग देख रहे हैं कि भारत ने करके कैसे दिखाया, क्या जबकि सब अगर आपको याद है, अगर अपने चैनल पे आज जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखें, सब बैठ के सोच रहे थे अरे हिंदुस्तान तो बिल्कुल बर्बाद होगा, हाँ नेगेटिव। हमने क्या किया, हमने लीड ली, प्राउड, एंड आज वो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिख रहा है। और उस पूरे कार्यकाल में जो पैंडेमिक का था, हमने कभी भी अपने रिफॉर्म एजेंडा को नहीं छोड़ा। लेबर कोड्स बनाए, पुराने जो कानून थे जो जनता को परेशान करते थे, उन कानूनों को हटाया। तो आपका रिफॉर्म एजेंडा पैंडेमिक एजेंडा की वजह से वैक्सीन पे नहीं गया। करेक्ट, कैन यू सी दैट टुडे हियर? सो व्हेन यू लुक एट द लार्जर स्केल ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया, यू हैव गिवन दैट डिजिटल डेमोक्रेसी delivers. You've actually shown the scale at which it can deliver.
You have shown how करके दिखाया है. I think it's all about हमने finally walking पैसा the talk. अमेरिका में बाकी देशों में लोगों ने पैसा बांटा, उसका परिणाम क्या हुआ? गरीब आज भी वहाँ पर जूझ रहा है. दूसरा, आपको याद है आपके ही चैनल में शायद कहीं आया था, यूके में सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहा था. हिंदुस्तान में हुआ क्या? Preparedness. I think हमने जो इसको आप टॉयलेट पेपर छोड़िए, पेपर आ रहा था आपके दर पर. जब basic needs were being met. your needs were being met. That makes a great business sense. Why? Because you have told the world that you could repurpose your manufacturing. You have told the world that you can leverage the digital strength of your businesses and your administrative services. Absolutely. Ma'am, women and gender diversity की एक बहुत बड़ी यहाँ पर चर्चा है, and I think India यहाँ पर भी लोग देखते हैं इंडिया को again with a lot of hope and possibility. हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है. 50% I think कि अगर आप बिजनेस नैरेटिव में हैं, उम्मीद अलग बात है. बिजनेस तब आता है जब उनको लगता है कि जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिलेगा. बिल्कुल. ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं. उम्मीद अलग बात है. आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा भैया महिला लेड डेवलपमेंट देखो. वी मेक द इकोनॉमिक केस फॉर जेंडर जस्टिस. यस, दैट्स ट्रू. तो जब प्रधानमंत्री ने कहा मुद्रा योजना, ये नहीं कहा था ये योजना औरतों के लिए है. 320 मिलियन लोन्स दिए गए, 70% उसके लाभार्थी औरतें निकली. अब सब बोल रहे ये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या था कि हिंदुस्तानी औरत चाहे गरीब कितनी भी हो, कितना छोटा उसका बिजनेस था, उसको पता था बिजनेस प्लान कैसे बनाना है. क्योंकि बैंक थोड़ी ना आपके मेरे चर्चा पे जाके उसको लोन दे देगा. बैंक तो कहेगा भाई बताओ बिजनेस प्लान क्या है, बताओ इसको पैसे वापस कैसे करोगे. उन्होंने बैठ के बिजनेस प्लान बनाया. वो गए बैंक में, उन्होंने कहा भाई कोलैटरल नहीं देना है. मोदी ने कहा है मुझे स्मॉल बिजनेस के लिए पैसा दो. बैंक ने देखा बिजनेस प्लान अच्छा, बैंक ने कहा ठीक है, दिया पैसा. औरतों ने उस पैसे को यूज किया अपने बिजनेस के लिए. और एनपीए कितना है? 1% औरतों में. And no, you had that talent. That talent had to be serviced with an opportunity. That's what Modi did. He serviced your talent with an opportunity. And he allowed that talent to emerge organically. He didn't force that talent. He didn't say अरे उत्थान कर दो. He said इनके पास है काबिलियत, इनको मौका तो दो. मौका दिया. Then he came out with Stand Up India. अब क्या कहा कि भाई अब तो 10 लाख रुपए का लोन दे रहे थे, 1 करोड़ का दे के दिखाओ. आप इमेजिन करते बैंकिंग सिस्टम को लगा साहब आप 40 करोड़ का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो. हिंदुस्तान में 2014 से पहले बैंकिंग सिस्टम का एंगेजमेंट क्या था? गरीब जाएगा बैंक के पास, बैंक कहेगा भैया मिनिमम बैलेंस के लिए पैसा है क्या? गरीब कहेगा साहब नहीं है. बैंक कहेगा आइडेंटिटी पेपर है क्या? नहीं है. घर है क्या? नहीं है. बैंक कहेगा छोड़ दीजिए भाई साहब आपका कोई बहन जी तो जाती ही नहीं थी, छोड़ दो, तुम मिनिमम बैलेंस कैसे करो? मोदी ने कहा 0 बैलेंस पे करें. बैंक पहली बार आपके देश में चल के गरीब के पास आए कि भैया खोलो बैंक का खाता. मोदी ने कहा है, हुआ ना? तो यू हैव सडनली वन क्रिएटेड अ फिस्कल एनवायरनमेंट, यू क्रिएटेड अ डिसिप्लिन ऑफ पेइंग बैक. मोदी ने नहीं कहा कि मैं पैसा बांट रहा हूँ. आपका जब पैंडेमिक हुआ तो वर्क एथिक का इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मनरेगा के पैसे बढ़ा दिए. लेकिन क्या कहा? आओ पैसे लेके जाओ? नहीं. कहा कि आप अपनी ग्रास रूट कम्युनिटी में चलो कुछ कैपिटल एसेट बनाओ, गड्ढा मत खोलो. सेल्फ जेनरेटिंग गड्ढा मत खोलो. आंगनबाड़ी बनाओ, सड़क बनाओ, पॉन्ड बनाओ, वाटर कंजर्वेशन करो, सरोवर बनाओ, उसका एम्बैंकमेंट बनाओ. एक वर्क एथिक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. उनको इंडिपेंडेंस दी, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने का मौका दिया, उन पे विश्वास किया. और 130 करोड़ का देश है, आसान है. लेकिन देश ने भी साथ दिया ना मोदी, क्योंकि टफ मेजर्स किए नरेंद्र मोदी ने. हमको ये समझना चाहिए. वो आराम से पॉपुलर रह सकते थे, बहुत ही अच्छा ठीक है चल रहा है जैसा है चलने दो. पहली बार आकर लाल किले की प्राचीर से बोलना कि चलो टॉयलेट बनाते हैं, किसी नेता ने बोला है? क्योंकि ग्लैमरस नहीं है पॉलिटिकली. उनका बनाओ टॉयलेट, जरूरी है, औरत के लिए जरूरी है. औरतें बोलते थे कभी हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है 1 रुपए का सैनिटरी पैड? लोग कहते थे हमारे समाज में चर्चा नहीं थी, हो है ना, टैबू. हाँ, बट ही सेड I have to protect issues of dignity of women, their menstrual health or their health for that matter. It has to become an issue for working women. Companies started saying, have you built a toilet? It became a part of a narrative. It was a process. Big one. So I think that जब उन्होंने कहा कि मान लीजिए उज्ज्वला
मुझे 8 करोड़ औरतों को मुफ्त की गैस की सिलेंडर देनी है, स्टोव देना है, लेकिन उससे पहले 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी कि भाई पता है मोदी ने कहा है सब्सिडी छोड़ो, वो गरीब के पास जाएगा। गया, एक ने छोड़ा 8 को मिला, करके दिखाया। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपको लगता है सिलेंडर वाला कोई, मैं बोलती हूँ मेरा फोटो लगा के कांग्रेस पार्टी पे ट्वीट करने लगती है। मेरी दृष्टि से 2-3 बातें, आपको पता है इंटरनेशनली ग्लोबल सप्लाई चेन में भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑयल में भी जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन आप देख रहे हैं, ये बहुत सालों से कभी देखा नहीं गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। फिर भी 2 लाख करोड़ का बोझ मोदी सरकार ने अपने सर पे लिया, सब्सिडाइज किया अभी भी उज्ज्वला को। आसान नहीं है 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाना 3 साल, आसान नहीं है। मुफ्त की वैक्सीन देना आसान नहीं है, और टैक्स नहीं बढ़ाना। एंड येट आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और टैक्स नहीं बढ़ाना, और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं। करके दिखाया। बट ये जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का मुद्दा है मैम, वो आप बहुत पैशनेटली लीड कर रही हैं। हर मुद्दा औरत का मुद्दा है। एक तो मैं नहीं मानती, एक विभाग का मुद्दा औरत का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा जितना मेरा मुद्दा है बाकी विभागों का भी मुद्दा है। सड़क बनता है तो हम नहीं कहते कि इस सड़क के इस कोने पे औरत चलेगी, उधर मर्द चले, नहीं कहते। तो पहले तो हमें अपने नैरेटिव में ये बदलाना, हर मुद्दा औरत का मुद्दा है। फाइनेंस औरत का मुद्दा है, हेल्थ औरत का मुद्दा है, डिफेंस औरत का मुद्दा है, क्यों नहीं। पर जब विमेन की एम्पावरमेंट की बात आती है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पर वो पैरिटी नहीं है, चाहे वो पे पैरिटी हो, जेंडर पैरिटी की बात। हाँ ठीक है, मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कानून में कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन उसको डिप्लॉय कौन करेगा? कंपनीज क्या पढ़े लिखे लोगों की नहीं है? बिल्कुल है। कंपनीज जो विदेश में जाके निवेश करते हैं, क्या वहाँ पर वो कानून तोड़ते हैं? हम कहते हैं देखिए सबसे बड़ी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में औरतों का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। क्या है, कौन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है? प्राइवेट कंपनीज। क्या अनइक्वल पे है सरकार की किसी नौकरी में? नहीं है। जितनी मेरी नौकरी है, जितनी मेरी तनख्वाह है, क्या अश्विनी वैष्णव की उतनी ही तनख्वाह है? हाँ है। तो आप कह रही है सरकार काम करे, आप देखिए ना, सरकार में मैं महिला मंत्री हूँ, अश्विनी वैष्णव है, मनसुख मंडाविया है जी। मेरे और उनकी नौकरी में एटलीस्ट पे पैरिटी में कोई कमी नहीं है। मुझे कम पैसे नहीं मिलते क्योंकि मैं औरत हूँ, लेकिन जब ये कानून है प्राइवेट सेक्टर में, तो उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहले आप कह सकते हैं कानून का अभाव है, नहीं कानून का अभाव, अगर वो नहीं निभा रहे। एक और चीज बोलते हैं, 26 हफ्ते आपको मैटरनिटी लीव देनी है। किसको देनी है? और मैं जिस चैनल पे बात कर रही हूँ, आपके दर्शकों के खुलासे के लिए कह दूँ, मेरी पहली नौकरियों में से एक नौकरी इस चैनल पे थी, 800 रुपये की। मैं आपके इस चैनल में, अगर आप सीनियरिटी देखें, आपकी वेटरन हूँ, लेकिन 26 सप्ताह आपको देना है मैटरनिटी लीव। कानून तो बन गया, उसको डिप्लॉय किसको करना है? बट तो सरकार इसको इन्फोर्स करने के लिए, तो वही कह रही हूँ। अब आया इन्फोर्समेंट का विषय। Are you a part of a democracy or a dictatorship? Democracy, of course. So, in a democracy, what is your expectation? That there will be a partnership once legislation is made, that you will deploy that right as a responsible private sector player. If you were governed by a despot, that's another issue. So, जब आप apples और oranges में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप चाइना है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपकी डेमोक्रेसी है। राइट। पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट में काम हो रहा है मैम, उस पर क्या, और जो यहाँ पर मूड है, UN SDG गोल्स है ऑन विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में, पहले तो मुझे लगता है कि जब ये गोल्स सब बनते हैं, आज हम किसकी बात करते हैं? हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, लेकिन हम साथ में बात करते हैं नेशनल प्रायोरिटीज़ की, नेशनल पोटेंशियल की। मुझे किसी ने यहाँ पे डावोस में पूछा, हाउ डू यू लूजन योर पर्स स्ट्रिंग्स? मैंने कहा हिंदुस्तान ने आपको सिखाया हाउ टू स्पेंड व्हाट इज इन योर पर्स जुडिशियसली। इट इज ट्रू। सो व्हेन यू लुक एट द होल स्केप ऑफ व्हाट इंडिया हैज प्रेजेंटेड एज अ केस टू द वर्ल्ड, the largest vaccination program for children in the world is in India. You have a new education policy, you have
When COVID struck, and I had the privilege of being education minister in 2014. By then, 2014 में हमने K-12 जिसे कहते हैं जी सारी किताबें डिजिटाइज कर दी थी. तब लोग कहते थे क्या है, नरेंद्र मोदी कहते थे डिजिटल इंडिया, विपक्ष कहते थे व्हाट इज दिस नॉनसेंस. याद है आपको? हाँ. और हिंदुस्तान ने क्या कर देगा अभी? आपकी सिर्फ सरकार की पोर्टल पे 30 बिलियन लर्निंग मिनट्स हुए 30 लैंग्वेजेस में, 2.5 बिलियन लर्निंग सेशंस हुए पैंडेमिक में. और ये कौन है? सरकारी स्कूल के बच्चे. ये फैंसी अमीर बच्चों के स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ. हम ये कहानियाँ नहीं बताते क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हेडलाइन अच्छी नहीं बनाती. आपने मीडिया में काम किया, आप जानती हैं. मैं जानती हूँ. लेकिन आज आपको, आपकी चाहे आप किसको वोट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ गर्व नहीं होता. मैं वही कह रही थी यहाँ कि जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो हम कर पाए. हम सुन रहे हैं डेफिनेटली इंडिया की जो बातचीत और जिस इज्जत से अब हमें देखा जाता है, फॉर श्योर बदलाव आया है. अब इस बदलाव को ये कंटिन्यूटी. देखिए, मैं एज मोदी साहब की कैबिनेट में होने के नाते आपको अश्योर कर सकती हूँ कि वो कंटिन्यू करेंगे रिफॉर्म एजेंडा, वो कंटिन्यू करेंगे एंड ही विल बैलेंस बिटवीन ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग. द इशू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स करंटली. Suddenly India has emerged with a decisive leadership that will not sacrifice the interest of India at the altar of geopolitical popularity. Got it. There's a beautiful blend and mix. Yes, true that. And I think that it may be a bit disconcerting for some who are not used to this new India saying that I want my piece of the pie on the global table. That I have proven to be not commercially exploitative, I have proven to be responsible and responsive, but I will protect my national interest for my citizens. Taking us forward, हमारे हित के लिए विश्व स्तर पर. मैं हिंदुस्तान की मंत्री होने के नाते मुझे कोई यहाँ कहे कि आप और आपके कैमरा पर्सन दोनों हिंदुस्तानी हैं, उनका संरक्षण करूँगी पहले या किसी और देश का करूँगी पहले. लोगों को ये आदत नहीं थी. हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अरे तुम अपने लोगों का संरक्षण करो. Self doubt. That was a big problem. No, not self doubt also. People had this, how dare you look after your people? I mean, why? My people are my priority. That is what Prime Minister That is said. a narrative change. My people, my priority, but we are an empathetic people. We also have that, which So makes that it is more why beautiful. G20 की प्रेसिडेंसी में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन करो, मुनाफे के लिए मत करो, सिर्फ मुनाफा देखो. मुनाफा और मानवता के बीच में समन्वय मोदी ने कर दिखाया है. That's the big headline, ma'am. Thank you so much. Lovely speaking with you. हमारे दर्शकों को आपसे, जो women हैं जो देख रही हैं और जो हम सब आपको और men to encourage them that हम बहुत कुछ कर सकते हैं. There is a confidence in India. कर सकते हैं. आज हिंदुस्तान की जेंडर जस्टिस की आप बात करिए एल्प्स में. जी ठीक है, ठंड लग रही है ना? लग रही है, हाथ आपका कांप रहा है. आप सोचो उस हिंदुस्तान में आज एक औरत सियाचिन में पोस्टेड है, इंडियन आर्मी में. And every day doing her duty. Every day doing her duty. So if I have to give a shout out from the Alps, it is to that woman. Thank you for your Fantastic. service. Thank you so much. Pleasure. Lovely speaking with you. Same and here. It was wonderful.